गरीब सास बहू की पहाड़ों पर चटपटी रसोई और अनोखी खेती। मनीष भाई, मेरे तो पैरों में भी दर्द होने लगा है पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ चढ़ कर। भैया बात आपने सही कही है, मेरे भी पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। जल्दी जल्दी हाथ से ज़्यादा वक्त हमारा पहाड़ों की चढ़ाई करने में चला जाता है, फिर कहीं रोड पर जाकर मजदूरी के लिए खड़ा होना पड़ता है। दोनों भाई मजदूरी करके घर लौट रहे होते हैं। रास्ते की चढ़ाई करते हुए बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे बेटा, तुम दोनों भाई तो बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हो। पहाड़ों पर तो बिन मौसम की बारिश हो जाती है। माँ, क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे भी पहाड़ों पर रहते हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम सामान्य लोगों की तरह नीचे किराए पर मकान लेकर रहने लगे। सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी राजन बारिश में भीगता हुआ घर आता है। ये भगवान, आज तो बारिश के मारे मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। कितनी मुश्किलों से कुछ ही चाय की पत्तियां घर घर जाकर बेच कर आया हूँ। तब जाकर थोड़ा मुनाफा हुआ है। पहाड़ों पर रहने की वजह से दोनों बड़े भाई मजदूरी का काम करते हैं। वहीं राजन पहाड़ों के खेतों में चाय की पत्ती उगाता है और उसी को बेचता है। चलिए, खाना मैंने बना दिया है, आप सब लोग बैठकर खाना खा लीजिए। दीदी, आप भी बैठ जाइए, आप भी तो दिन भर से हमारे साथ ही लगी रहती हैं। मैं और नेहा खाना लगा देंगे। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नेहा और रितु सबको खाना परोसने लगती है। खाना देखकर लड्डू, मम्मी मुझे नहीं खाना ये दाल चावल, आप रोज रोज दाल चावल बनाते हैं। आप कुछ तो घर में अच्छा बनाया करो। एक तो बाहर का मौसम कितना अच्छा होता है और आप रसोई में कुछ चटपटा क्यों नहीं बनाती हो? बेटा, अभी तो तुम दाल चावल खा लो। जैसे ही तुम्हारे पापा का काम अच्छा चलेगा, मैं तुम्हारे लिए रसोई में चटपटा खाना जरूर बनाऊंगी। मैं कितना बेबस हूँ, अपने छोटे से बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, हम तीनों भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमसे तो ठेकेदार का कर्ज ही नहीं उतर पा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं वो हमारा घर ही खाली ना करवा दे। मैं भी बहुत टेंशन में रहती हूँ इस बात से बेटा। अब तो तंग आ चुकी हूँ। आते जाते सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति तो ठेकेदार के 50,000 रुपए खाकर मर गया। ठेकेदार तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। माँ, मैं भी दिन रात पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। आखिर कब तक हम ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे? न घर का खर्च ठीक से चल पाता है और न ही ठेकेदार के पैसे जमा हो पा रहे हैं। न जाने 50,000 रुपए कैसे दिए जाएंगे। सब लोग खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह, नेहा, आज तो बरसात का बड़ा मौसम हो रहा है। पहाड़ों से खेत तक जाने में मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोच रहा हूँ आज तुमने जो लकड़ी की चप्पल बनाई थी वही पहन कर चला जाऊँ। साधारण चप्पल पहन कर जाता हूँ तो कई बार फिसल कर गिर जाता हूँ। हाँ जी, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। शुक्र है कि मेरी माँ ने मुझे दहेज में लकड़ी के चप्पल दिए थे। नेहा अंदर जाती है और लकड़ी के चप्पल लेकर आती है। तब भी वहाँ चंदवीर आ जाता है। अच्छा, तुम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए हो। मेरे 50,000 रुपए तो तुम लोगों से नहीं दिए गए। चलो अब चुपचाप ये घर खाली करो। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमारे सिर से छत ही ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ जाओगे। इतने दिन हो गए और तुम लोगों ने मेरा 1 रुपया तक वापस नहीं किया। पैसे नहीं दे सकते हो तो अपने दोनों बड़े बेटे को मेरे साथ शहर चलने के लिए भेज दो, वहीं उनसे काम करवाऊंगा। हाँ ठेकेदार जी, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। विकास और मनीष आपस में बात करते हैं। भैया, हम ठेकेदार के साथ चलते हैं। हो सकता है हमें शहर में छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, जिससे हम इसका सारा कर्ज भी उतार पाएं। जाओ मेरे बेटो, भगवान हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दे। तुम दोनों भाई खूब मेहनत करो और ठेकेदार का सारा कर्ज उतार दो। चंदवीर मन ही मन सोचता है, इन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाऊंगा और वहां उनसे तबेले में सारा काम करवाऊंगा। 1 पैसा भी नहीं दूंगा। पूरे 6 महीने तक बंदी बनाकर रखूंगा। यह ऐसा सोचते हुए चंदवीर अपने साथ विकास और मनीष को ले जाता है। दोनों भाई शहर पहुंच जाते हैं। तभी चंदवीर, तुम दोनों शहर तो आ गए हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम करूंगा। चलो दोनों भाई तबेले में जाओ और वहां जाकर साफ सफाई करो। ठीक है ठेकेदार जी, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। लेकिन हम शाम के समय सोच रहे थे कि शहर में खुद की कोई छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ लें। अच्छा, मैं क्या तुम्हें यहाँ पैसे कमाने के लिए लेकर आया हूँ? चुपचाप मेरे यहाँ काम करो। पूरे 6 महीने तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और जाने नहीं दूंगा। तुम लोगों ने मेरा बड़ा खून पिया है, अब उसका हिसाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। ऐसा बोलकर चंदवीर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विकास और मनीष दिन रात तबेले में काम करते हैं। ठेकेदार उन्हें रूखी सूखी एक वक्त की रोटी ही देता है। भैया, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ आकर। यहाँ तो हम दोनों भाई बंदी बनकर रह गए हैं। न जाने हमारा परिवार वहाँ कैसे रह रहा होगा। काश एक बार फोन पर बात कर लेते। भाई, मेरा भी माँ से बात करने का बहुत मन है। न जाने वहाँ के हालात कैसे होंगे।
तभी मनीष की नज़र ठेकेदार की कुर्सी पर रखे फ़ोन पर जाती है। वो चुपके से फ़ोन उठाता है और रितु को कॉल करता है। हेलो जी, आप कहाँ हो? इतने दिन हो गए, आपने फ़ोन पर बात भी नहीं की। हम ठेकेदार जी को फ़ोन करते हैं लेकिन वो कभी फ़ोन नहीं उठाते। रितु, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। इसने हमें बंदी बना लिया है। ना हमें ढंग से खाने देता है ना सोने देता है। कहता है जब तक तुम्हारे घर वाले पूरे 50,000 रुपए नहीं देंगे तब तक तुम दोनों को ऐसे ही पूरे 6 महीने बंदी बना कर रखूंगा। तभी पीछे से चंद्रवीर आ जाता है। वो फ़ोन छीन लेता है और दोनों भाइयों को मारने लगता है। अच्छा, अब तुम्हें भी ये सब पता चल गया है। तुम्हारे पास पूरे 6 महीने हैं। या तो मेरे पास पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं इन्हें ऐसे ही हमेशा बंदी बना कर रखूंगा। नहीं नहीं ठेकेदार जी, ऐसा मत कीजिए। तभी पीछे से प्रीति आ जाती है। प्रीति रितु के हाथ से फ़ोन ले लेती है और ठेकेदार से बात करने लगती है। बराबर में खड़ी रितु रो रही होती है। तभी प्रीति, ठेकेदार जी, हम आपकी पाई पाई का हिसाब पूरा करेंगे, बस हमें 6 महीने का समय दे दीजिए। इतना कहकर प्रीति फ़ोन रख देती है। तभी वहाँ बैठी शांति दोनों बहुओं का उदास चेहरा देखकर, बहू किसका फोन था? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? माँ जी, किस्मत ने तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत दे दी है। दोनों भाई शहर काम से गए थे लेकिन ठेकेदार ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। उसने कहा है कि जब तक हम उसके 50,000 रुपए नहीं लौटाएंगे तब तक वो उन्हें बंदी बनाकर रखेगा। मैंने तो कह दिया कि 6 महीने के अंदर उसका सारा कर्ज उतार देंगे, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे करेंगे। तभी राजन बारिश में भीगता हुआ घर आता है। अरे आज आपको क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? नेहा, मेरी सारी फसल खराब हो गई। बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गए और मेरी चाय की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए भगवान, एक मुसीबत कम थी क्या जो तूने हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही गिरा दिया। दोनों बड़े बेटे बंदी बन गए और छोटे बेटे का काम भी चला गया। अब हम क्या करेंगे? घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। दीदी, आज घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं हैं। चलिए लकड़ियाँ लेने चलते हैं, वरना शाम का खाना भी नहीं बन पाएगा और घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। तीनों बहुएं पहाड़ पर लकड़ियां लेने के लिए चढ़ रही होती हैं। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। दीदी जल्दी चलिए, जितनी भी लकड़ियाँ हमारे पास हैं उन्हें लेकर चलते हैं, वरना बारिश में ये भी भीग जाएंगी। जैसे ही नेहा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाती है। हे भगवान, पहाड़ पर रहना कितना मुश्किल है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। प्रीति और रितु मिलकर नेहा को उठाती हैं और आगे चलने लगती हैं। तभी बारिश में केले की छाल के नीचे खड़ा एक चाट वाला आवाज लगाता है। चाट ले लो, चाट ले लो, चाट। भैया, आज तो बढ़िया सी चटपटी चाट लगा दो। वैसे तो मैं तुम्हारी चाट रोज खाता हूँ, लेकिन अब तो मेरा पेट भी खराब होने लगता है। क्या करूँ, बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन करता है। अरे यार, मेरा भी चाट खाने का कितना मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। दीदी चलिए ना, एक बार चाट वाले से बात करके देखते हैं। वैसे भी वो हमेशा यहीं खड़ा रहता है। तीनों बहुएं चाट वाले के पास जाती हैं। आइए बहन जी, आज कैसे आना हुआ? मैं आपको रोज देखता हूँ, आप लोग यहीं से लकड़ियाँ लेकर जाती हैं। भैया, हमारा चाट खाने का बहुत मन था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ बहन जी, आप भी तो मेरी बहनों जैसी ही हो। आइए मेरे हाथ की चटपटी चाट खा कर जाइए। तीनों बहुएं चाट खाती हैं और चाट वाले को धन्यवाद बोलकर फिर घर की ओर चल पड़ती हैं। दीदी चाट तो हमने खा ली, लेकिन मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। न जाने चाट वाले ने कैसे मसाले डाले थे। अरे यही तो है, चटपटी चीजें खाने के बाद अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है। इसीलिए स्वाद के साथ साथ साफ सफाई और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बातें करते हुए तीनों बहुएं घर पहुंच जाती। जोर जोर से बारिश हो रही होती है। लड्डू बारिश में बाहर भीग रहा होता है। तभी गोलू, वाह, मेरी मम्मी ने कितने अच्छे और चटपटे पकौड़े बनाए हैं, खाकर तो मेरे मजे ही आ गए। गोलू, तू मेरा दोस्त है ना भाई, मुझे भी थोड़े से दे दे। चल हट गरीब, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये तो मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरे लिए बनाए हैं। लड्डू रोता हुआ घर आ जाता है। तभी प्रीति लड्डू के रोने की आवाज सुनकर घर से बाहर आती है। क्या हुआ मेरे राजा बेटे, तू रोता हुआ घर क्यों आया है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा बहुत मन है कि आप मुझे भी चटपटा खाना खिलाओ। हमारी रसोई में चटपटा खाना कब बनेगा? गोलू ने भी मुझे चटपटा खाना नहीं दिया। राजा बेटा, रोते नहीं है। चलो आज मैं तुम्हारे लिए आलू के गुटके बनाती हूँ। सच में मम्मी, आलू के गुटके भी तो बहुत चटपटे होते हैं। प्रीति चूल्हा जलाकर उसमें आलू उबलने के लिए रख देती है। तभी रितु बात करते हुए, दीदी जब तक आलू उबलते हैं मैं सारे मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। वहीं बैठी नेहा रितु की बात सुनकर, हाँ दीदी, आप सारे मिर्च मसाले पीस लीजिए, तब तक मैं मंडवी का आटा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। दीदी आज मैं मुनवे का आटा रखती हूँ, उसके साथ रोटियां बनाऊंगी, आलू के गुटकों के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी।
ऐसे ही तीनों बहुएं मिलकर चटपटा खाना बनाती हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी पड़ोसन कमला वहां आ जाती है। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ से खाने की तो बड़ी ही अच्छी और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। आखिर आज रसोई में क्या बनाया है? लगता है कुछ चटपटा बना है। हाँ दीदी, आज हमने अपनी रसोई में चटपटे आलू के गुटके और मंडुए की रोटी बनाई है। अरे वाह, आलू के गुटके तो बड़े चटपटे होते हैं। तुम्हारे हाथ में ना जाने कैसा जादू है कि खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता है। खैर, मैं तो ये पूछने आई थी कि आजकल तुम्हारे घर के दोनों बड़े बेटे नजर नहीं आते। सब कुछ ठीक तो है? हाँ बहन जी, सब ठीक है। मेरे दोनों बेटे तो काम से शहर गए हैं। काम से गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए बहन? सच तो तुम ही जानो, भगवान सब ठीक रखे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कमला वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में राशन पानी की दिक्कत होने लगती है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी शांति को जोर जोर से खांसी आने लगती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? लीजिए पानी पी लीजिए, शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाकर आपकी दवाई ही ले आऊं। बेटा, मुझे घर के सारे हालात पता है, इसीलिए मैं भी तुमसे कुछ नहीं कह पाती। प्रीति बहू, मुझे थोड़ी देर बाहर ले चल। ताज़ी हवा लगेगी तो शायद थोड़ा आराम महसूस होगा। माँ जी, आप बाहर टहल लीजिए। तब तक हम तीनों बहुएं सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। बारिश का मौसम है। ऐसे ही शांति और तीनों बहुएं लकड़ियां लेने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी वहां एक 80 साल की बुजुर्ग अम्मा लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस उम्र में लकड़ियाँ? दीदी देखिए, इतनी उम्र होने के बाद भी इनकी हिम्मत और काम करने का जज्बा देखो। ये तो बुजुर्ग हैं और हम तो जवान हैं। हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। बाहू, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। जरा मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दे। पहाड़ से उतरते हुए सभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। माँ जी, इधर तो आकर देखिए, कितना सुंदर झरना है। नीले फूल, सुनहरे फूल, मशरूम, और देखिए कितनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी बेलें फैली हुई हैं। सच में ये जगह किसी तस्वीर जैसी लग रही है। शांति कमर पकड़े हुए झरने की तरफ देखती है। अरे बहू, ये रंग बिरंगे फूल नहीं हैं, यही तो असली सोना है। ये कसूरी धनिया, कसूरी मेथी और मशरूम है। और इधर देखो, कितनी तरह की साग सब्जियां भी हैं। बेटा, यहीं से इनके कुछ बीज और ये कसूरी धनिया, मेथी और मशरूम ले आओ। हमारे घर के बाहर जो इतना बड़ा आंगन पड़ा है, उसी में हम ये सारी खेती करेंगे। अरे हाँ माँ जी, आपने तो सच में बहुत अच्छी बात बताई। ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। हम अपनी चटपटी रसोई और अनोखी खेती से अपने घर का गुजारा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सास बहू अपनी चटपटी रसोई और अनोखी खेती में कामयाब होंगी और अपने घर के हालात ठीक कर पाएंगी? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। इसके बाद तीनों बहुएं मशरूम के बीज, कस्तूरी मेथी, कस्तूरी धनिया, राई, पालक और तरह तरह की सब्जियों के बीज इकट्ठा कर रही होती हैं। तभी एक सांप आता है और नेहा के हाथ पर काट लेता है। हाय, मैं तो मर गई। मुझे सांप ने काट लिया। मुझे बचाओ, बचाओ। बहू, तुम घबराओ मत। मेरे पास घर पर जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, लेकिन घर जाने में बहुत समय लग जाएगा। तुम रुको, मैं अभी यहीं से जड़ी बूटियां लाती हूँ। तब तक प्रीति अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर नेहा के हाथ पर कसकर बांध देती है। शांति झरने के पास से जड़ी बूटियां इकट्ठी करती है, उन्हें हाथों से मसलकर नेहा के हाथ पर लगा देती है। धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगता है और कुछ देर बाद नेहा को होश आ जाता है। अरे वाह माँ जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपको जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान है। सच में आपकी जड़ी बूटियां तो बहुत ही असरदार हैं। नेहा बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे मन में तो डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। माँ जी, आपने तो कमाल कर दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज मेरा नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। नेहा की बात सुनकर शांति मनी मन मुस्कुराती है और चेहरे पर हल्का गुस्सा लेकर कहती है, मेरे दोनों बेटे पहले ही ठेकेदार के यहाँ बंदी हैं और अब तो ऐसी बातें मत कर, मेरा तो जी जलता है। बहू, मुझे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी है। मेरे दादा परदादा भी यही काम किया करते थे। अच्छा माँ जी, फिर तो और भी अच्छी बात है। हम तीनों मिलकर ऑर्गेनिक खेती करेंगे और आप जड़ी बूटियों का काम संभालिए। इससे घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा। बहू, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हमें अपने दोनों बड़े बेटों को भी ठेकेदार के चंगुल से छुड़वाना है। अब हम पहाड़ों पर चटपटी रसोई के साथ अनोखी खेती भी करेंगे। माँ जी, अब वक्त आ गया है कि हम खुद कुछ करके दिखाएं। ऐसे ही तीनों बहुएं और शांति पहाड़ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हुए घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर तीनों सासें बारिश की वजह से खराब हुई सीढ़ी नुमा पहाड़ों की खेती को देखने के लिए वहां पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर वो खुद ही मिट्टी की खुदाई शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे दोबारा बीज बोने लगती हैं। तभी वहां राजन, तुम लोग ये किस किस चीज के बीज लेकर आई हो? इनका क्या करोगी? यहाँ पर खेती करना तो बहुत मुश्किल है। तुम लोग पानी कहाँ से लेकर आओगी? राजन की बात सुनकर तीनों बहू कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमने पानी के बारे में भी सोच लिया है। हमारे पहाड़ के पीछे जो बड़ी झील है, वहां से पाइप जोड़कर हम अपनी खेतों की सिंचाई किया करेंगे। देवर जी, बस आप देखते जाइए। अब हम पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेतों में अनोखी खेती कैसे करते हैं।
ऐसे ही सब घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वे रोज सीढ़ीनुमा खेतों में भूमि को पानी देते हैं। लगन और मेहनत से काली नदी से खाद लाकर डालते हैं, जिससे उनके मशरूम और सारी सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी होने लगती हैं। तभी नेहा, दीदी आपको याद है काली नदी के पास पूरे गांव की गाय भैंसों का गोबर इकट्ठा होता है। उसी की वजह से हमारी खेती इतनी अनोखी हो पाई है। हम रोजाना काली नदी से खाद लाया करेंगे और वहीं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई किया करेंगे। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन काली नदी बहुत नीचे है, वहाँ से खाद लाना आसान नहीं होगा। जब हमने ओखली में सिर दे ही दिया है तो अब किसी चीज से क्या डरना। तीनों बहुएं तसले लेकर काली नदी के पास जाती हैं और वहां से गोबर की खाद भरकर वापस लौटने लगती हैं। बहू तुम गोबर का क्या करोगी? इतनी ऊंची पहाड़ी पर क्यों रहती हो? हमारी तरह नीचे मकान क्यों नहीं ले लेती? पहाड़ पर चढ़कर ऊपर नीचे आने जाने में कितनी मुश्किल होती है। ऊपर से जंगली जानवरों का भी डर रहता है। आंटी जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आप लोगों की तरह नीचे मकान ले सके। हमारा जो टूटा फूटा घर है उसी में रहकर अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसा कहकर तीनों बहुएं गोबर की खाद लेकर घर आ जाती हैं। वो सारी खाद मिट्टी में मिलाती हैं और सारे बीज बो देती हैं। दीदी अब तो हमने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं। परमात्मा की दया से हमारी खेती अच्छी हो जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी देखिए, हमारे सारे बीज तो पानी में बह रहे हैं। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाय दैया, ये सब क्या हो गया? हमने कितने सपने देखे थे, परमात्मा ने तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तीनों बहुएं सिर पकड़कर रोने लगती हैं। बहू ऐसे हार नहीं मानते। क्या हुआ अगर ये बीज खराब हो गए? तुम फिर से झरने के पास जाओ और वहाँ से सारे बीज और बेले लेकर आओ। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। तीनों बहुएं फिर से झरने के पास जाती हैं और वहां से मशरूम, कस्तूरी मेथी, कस्तूरी धनिया, पुदीना, लौकी, तोरई और कद्दू की बेलें लेकर घर लौट आती हैं। दीदी क्यों ना इस बार हम इन बेलों की अनोखे तरीके से खेती करें। सबसे पहले बांसों से एक सीढ़ी नुमा ढांचा बनाएंगे और उसी पर सारी बेलें चढ़ा देंगे। और दीदी खेतों को बारिश से बचाने के लिए हम तिरपाल भी लेकर आएंगे। जैसे ही बारिश शुरू होगी हम सारे बीजों को ढक दिया करेंगे जब तक वे जमीन से बाहर नहीं आ जाते। दोनों बहुओं की बात सुनकर शांति खुश हो जाती है। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। चलिए मैं भी आपके साथ खेत में चलता हूँ, बांस और बल्लियाँ लेकर आते हैं। सभी लोग खेत की ओर जाते हैं। राजन भारी भरकम बांसों का गट्ठर सिर पर उठाकर लाता है। तीनों बहुएं भी बांस बल्लियां लेकर आती हैं। सब मिलकर मजबूत सीढ़ी नुमा ढांचा तैयार करते हैं और उस पर कद्दू, लौकी और तोरई की बेलें चढ़ा देते हैं। नीचे जमीन खोदकर काली नदी की खाद मिलाते हैं और मशरूम सहित सभी बीज बो देते हैं। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तीनों बहुएं रोज अपनी खेती में पानी देती हैं। जैसी बारिश का मौसम होता है, नेहा और ऋतु मिलकर तिरपाल से बीजों को ढक देती हैं। सुबह का समय होता है, तभी शांति और तीनों बहू खेत में जाती हैं। बहू जरा बाहर तो आओ। आज देखो तुम तीनों की मेहनत रंग ले आई। हमारी अनोखी खेती देखो, इतने बड़े बड़े मशरूम मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। अरे वाह माँ जी, ये तो सच में अनोखी खेती है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पड़ोसन सावित्री आती है। अरे बहन जी, आपके यहाँ इतने बड़े बड़े मशरूम, इतनी अनोखी तरीके की खेती, हर तरफ बेलें, मिर्च, टमाटर, पुदीना, धनिया। सच में आप लोगों ने तो कमाल कर दिखाया। आखिर आपने यहाँ पानी कैसे पहुँचाया? हमारे खेतों के पीछे पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है। उसी में पाइप लगाकर हम रोज अपनी खेती में पानी देते हैं। शांति, तुम तो सच में बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारी तीनों बहुएं बड़ी लगन और मेहनत से काम करती हैं। देखो कितनी मुश्किलों का सामना करके इन्होंने इतनी अनोखी खेती तैयार कर दी। ऐसा कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सावित्री की मुलाकात विमला से होती है। बहन जी कहाँ से आ रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या शांति के यहाँ कितनी अनोखी खेती हो रही है? वैसे तो मैंने उसके सामने उसकी बहुओं की बहुत तारीफ की, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वरना इतने बड़े बड़े मशरूम, इतनी बड़ी लौकी, कद्दू और हरी मिर्च, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हमें इसका राज पता लगाना होगा। दोनों कुछ देर बातें करके अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरी ओर, बहू आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज हमारी अनोखी खेती की सब्जियों से तरह तरह के पकवान बनाओ। हाँ मम्मी, आज तो मेरा भी कुछ चटपटा खाने का मन है। हमारी रसोई में आज चटपटा जरूर बनेगा ना? हाँ मेरे राजा बेटा, आज हमारी रसोई में जरूर चटपटा बनेगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए भांग की चटनी बनाऊंगी। उसमें नींबू निचोड़कर, पुदीने की पत्तियां मिलाकर और राई का तड़का लगाऊंगी। तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और सब्जियां काटने लगती हैं। दीदी आज तो मैं कापली बनाऊंगी। हमारे यहाँ का पालक कितना अच्छा है और उसमें राई का तड़का तो जरूर लगाएंगे। तीनों मिलकर सारी सब्जियां काटती हैं और एक एक करके कापली, मंडुए की रोटी, आलू के गुटके, तोरई की सब्जी और दूसरे पहाड़ी व्यंजन बनाने लगती हैं। दीदी सच में आज तो हमारी रसोई से बहुत ही चटपटी खुशबू आ रही है। अच्छा हुआ हम सारे मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसते हैं। घर के बने मसालों का स्वाद ही अलग होता है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। रात का समय होता है, तभी एक टूरिस्ट परिवार घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम रास्ता भूल गए हैं। राजन बेटा जरा देख तो गेट पर कौन है। राजन गेट खोलता है।
भाई साहब, हम बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हैं और रास्ता भटक गए हैं। रात भी बहुत हो गई है और जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। क्या आप हमें कुछ देर अपने घर में रुकने देंगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। आप तो पूरी तरह भीग गए हैं और आपका छोटा सा बेटा भी ठंड से कांप रहा है। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाती हूँ। शांति चूल्हे पर जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार करती है। काढ़ा पीते ही छोटे बच्चे को जल्दी राहत मिलने लगती है। अरे वाह आंटी जी, इतनी जल्दी तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती जितनी जल्दी आपकी देसी जड़ी बूटियों ने असर कर दिया। मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, बैग में बिस्कुट है क्या? बेटा सारे बिस्किट तो खत्म हो चुके हैं। अरे बेटा बिस्कुट क्यों खाओगे, हम सब खाना ही खा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ बैठ जाइए। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऋतु और नेहा टूरिस्ट परिवार को भी खाना परोसती है। आपने तो कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाया है। आपकी चटपटी रसोई का स्वाद तो सच में हमारी जुबान पर बस गया। हमने 5 सितारा होटल का खाना भी खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। हाँ हाँ, मेरी बहुएं हैं ही इतनी अनोखी। इनकी अनोखी खेती और चटपटी रसोई देखोगे तो और भी हैरान रह जाओगे। आंटी जी, अनोखी खेती जरा हमें भी तो दिखाइए। अगली सुबह शांति अपने साथ पर्यटकों को खेत में अपनी अनोखी खेती दिखाने के लिए जाती है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मशरूम, तोरई और कद्दू। अरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े बड़े मशरूम देखे हैं। इनके नीचे तो आराम से एक आदमी खड़ा हो सकता है। तभी छोटा टूरिस्ट बच्चा मशरूम के नीचे जाकर छिप जाता है। मम्मा हम तो यहीं रहेंगे, देखो ये मशरूम कितने बड़े हैं, हम तो इनके नीचे आराम से बारिश से बच भी सकते हैं। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। टूरिस्ट परिवार पूरी रात वहीं रुकता है। अगली सुबह सावित्री अपने बेटे गोलू को लेकर शांति के घर आती है। आओ बहन, आज कैसे आना हुआ? बहन जी, रात भर गोलू को तेज बुखार रहा, आप अपनी जड़ी बूटियों से इसे ठीक कर दीजिए। हाँ तुम बैठो, मैं अभी सारी जड़ी बूटियाँ पीसकर इसकी पुड़िया बना देती हूँ। शांति सिलबट्टे पर जड़ी बूटियां पीसकर पुड़िया तैयार करती है और सावित्री को दे देती है। सावित्री दवा लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से विमला से होती है। अरे सावित्री बहन, आज फिर शांति के घर कैसे जाना हुआ? अरे बहन, मैं तो उनकी चटपटी रसोई की महक और अनोखी खेती देखकर पहले ही हैरान थी। अब तो पता चला है कि वे देसी जड़ी बूटियों से इलाज भी करती हैं। देखो मेरे गोलू को कितनी राहत महसूस हो रही है। अभी अभी शांति बहन की दी हुई जड़ी बूटियां दी हैं। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहे हैं, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे सरपंच जी को बताना होगा। इतना सोचकर विमला सरपंच के घर जाती है और सारी बात बता देती है। कुछ देर बाद सरपंच शांति के घर पहुंचता है। तभी सरपंच शांति के घर पहुंचता है। अरे भाई शांति, मैंने सुना है कि तुम लोग कोई नशीला पदार्थ बेच रहे हो जिसे खाने से लोगों को हर बीमारी में तुरंत राहत मिल जाती है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला कोई नशीला पदार्थ क्यों बेचेंगे? आप चाहे तो हमारे घर की तलाशी ले लीजिए। और ये तुम्हारी खेती में इतनी अनोखी खेती, इतने बड़े बड़े मशरूम, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सरपंच जी, हमारी मेहनत और लगन का कमाल है। हमारी अनोखी खेती के लिए हम काली नदी के पास से उपजाऊ खाद लाते हैं। वही खाद इतनी उपजाऊ है कि उसमें सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। परवीन पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिलती। उसी समय ऋतु और नेहा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। सरपंच जी, अब जब आपने हमारे घर की तलाशी ले ही ली है तो एक बार हमारे हाथ का खाना भी खा कर जाइए। नहीं नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना है। नहीं सरपंच जी, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको हमारे साथ खाना खाना ही होगा। परवीन बैठकर खाना खाता है। अरे वाह बहू, तुम्हारी चटपटी रसोई का स्वाद तो सच में बहुत लाजवाब है। मुझे माफ कर दो, मैं विमला की बातों में आकर तुम लोगों पर शक कर बैठा। ऐसा कहकर परवीन वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अब हर रोज ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट चटपटी रसोई और अनोखी खेती देखने आने लगते हैं। एक दिन सभी लोग साथ बैठे होते हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम अपनी चटपटी रसोई का खाना बनाकर बेचने का काम शुरू कर दें। लोगों को हमारी अनोखी खेती और चटपटी रसोई बहुत पसंद आ रही है। हमें ठेकेदार के 50,000 रुपए भी तो चुकाने हैं। हाँ बहू, तुम कल सुबह से ही खाना बनाकर बेचना शुरू कर देना। अगली सुबह तीनों बहू अपने पहाड़ों वाली खेती से ताज़ी सब्जियां तोड़कर रसोई में लाते हैं और उन्हें साफ करने लगती हैं। वो अपनी चटपटी रसोई को भी सुंदर तरीके से सजाती हैं। हरी मिर्चों की मालाएं, लहसुन की मालाएं और सब्जियों की सजावट करती हैं। पूरी रसोई को मिट्टी से लीपती हैं। दीदी देखिए ना, हमारी चटपटी रसोई कितनी सुंदर लग रही है। मैं कल इसे गोबर और खड़िया से भी लीप दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। तीनों बहुएं बुखरी, आलू, मंडवे की रोटी, मुंगेरी, जीरे का छौंक, कई तरह की पहाड़ी सब्जियां और दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगती हैं। नेहा चावल के आटे को गूंथकर कम तेल वाली छोटी छोटी पूड़ियां भी तैयार करती है। खाना तैयार होने के बाद वो उसे अपनी चटपटी रसोई में सजा देती हैं। वहां से उड़ती खुशबू सूंघकर आने जाने वाले टूरिस्ट दौड़े दौड़े चले आते हैं। अरे भाई वाह, आपके यहाँ से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी आपकी चटपटी रसोई में खाना है। हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म प्लेट लगा देती हूँ।
अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। आखिर आप लोग ऐसा कौन सा अलग मसाला डालते हैं? हम अपनी अनोखी खेती की ताज़ा सब्जियां और घर में उगाए हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए खाने का स्वाद अलग होता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम सभी लोग साथ बैठे होते हैं। आप तीनों भाभीियों और माँ की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है, वरना मैं तो पूरी हिम्मत हार चुका था। लेकिन आप लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से हमारा छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे सब कुछ और अच्छा होगा। चाचू, मम्मी और दादी की मेहनत की वजह से अब मुझे भी रोज अच्छा खाना खाने को मिलता है। मेरे राजा बेटा, अब तुझे कभी रूखी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। अब तो हम दिन रात मेहनत करेंगे और पहाड़ों पर अपनी चटपटी रसोई, अनोखी खेती से सबके दिलों में जगह बनाएंगे। सभी लोग बातें करते करते सो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। अब तीनों बहुएं और शांति रोज अपनी चटपटी रसोई में खाना बनाकर बेचती हैं। एक शाम सभी लोग साथ बैठे होते हैं। माँ जी, ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने आखिरकार इतने पैसे जोड़ लिए। अब सबसे पहले हमें अपने बेटों को ठेकेदार की कैद से छुड़वाना होगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी ठेकेदार को फोन करती हूँ। प्रीति ठेकेदार को फोन करती है। हाँ, फोन कर रही हो? लगता है तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं। तुम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से ले आए? ठेकेदार साहब, आपको उससे क्या मतलब? आपको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है ना। हमने अपनी मेहनत और लगन से ये पैसे कमाए हैं। आप कल सुबह ही हमारे दोनों पतियों को रिहा कर दीजिए और अपने पूरे पैसे ले लीजिए। इतना कहकर प्रीति फोन रख देती है। अगली सुबह चंद्रवीर विकास और मनीष को लेकर घर आता है। मेरे बेटो, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अपने बेटों पर प्यार बाद में लौटाना, पहले मेरे पूरे पैसे निकालो। ये लीजिए आपके पूरे 50,000 रुपए, और आज के बाद हमें कभी परेशान मत करना। चंद्रवीर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी पड़ोसन कमला वहां आती है। अरे बेटा, तुम दोनों इतने दिनों बाद आए हो, सब कुछ ठीक तो है? तुम लोग तो शहर काम करने गए थे, लेकिन तुम्हारी हालत तो देखो। बहन जी, चंद्रवीर ठेकेदार ने मेरे दोनों बेटों को जबरदस्ती बंदी बना लिया था, लेकिन मेरी तीनों बहुओं की लगन और मेहनत से हमने उसका पूरा कर्ज चुका दिया और अपने बेटे को भी उसके चंगुल से छुड़वा लिया है। सच में बहन जी, तुम्हारी बहुएं बहुत बहादुर और मेहनती हैं। इन्होंने अपनी लगन से कमाल कर दिया। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अब विकास और मनीष भी पूरे परिवार के साथ मिलकर पहाड़ों पर अपनी चटपटी रसोई और अनोखी खेती के काम में हाथ बटाने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे घर के सारे हालात सुधरने लगते हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। चुनौतियों को अवसर में बदलना ही असली समझदारी है। अगर रास्ता बदलना पड़े तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी और मेहनत कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती।